इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ ना नेटफ्लिक्स है, ना यूट्यूब, ना इंस्टा और ना ही कोई इजी एंटरटेनमेंट। लेकिन तब भी लोग अपने टाइम पास का जरिया ढूंढ चुके थे। कैसे? नॉवेल्स। हाँ, वही नॉवेल्स जो आज हम कुछ कुरुम कुरुम खाने के साथ पढ़ते हैं। एक टाइम पे एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया था। बहुत सारी मूवीज जो आज हम देखते हैं वो नॉवेल से इंस्पायर होकर बनी हैं। तो तुमने नॉवेल पढ़ा नहीं तो देखा जरूर होगा। सो चलो डोरेमोन की टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधा चलते हैं 18 सेंचुरी में। एक ऐसे एरा में जो इंग्लिश लिटरेचर के लिए एक नई दुनिया लेकर आया। 18 सेंचुरी। 18 सेंचुरी ने इंग्लिश लिटरेचर को दो नए गिफ्ट दिए, द पीरियोडिकल एसे और नॉवल। पर सच बोलूं, ऐसे को छोड़ो, हमें सबसे ज्यादा किक मिला नॉवेल से, क्योंकि वो एक दुनिया का नया दरवाजा खोल रहा था। तो ये लाइन जरूर याद रखना, पीरियोडिकल एसे एंड नॉवल कॉट द स्पिरिट ऑफ 18 सेंचुरी। यानी इन दोनों के आने से 18 सेंचुरी में पूरी आग लग गई थी। ये आग की तरह फैल गया। नॉवल एकदम नया था, एकदम अलग। वो उस समय को दिखाता था जो इंटेलेक्चुअल, सेंटिमेंटल और रियलिस्टिक प्लेन से भरा हुआ है। ये लाइन याद रखना, नॉवल इंटेलेक्चुअल, सेंटिमेंटल और रियलिस्टिक प्लेन से मिलकर बना हुआ है। यानी नॉवल सिर्फ एक कहानी नहीं बताता था, ये रीडर के लाइफ को डीपर पर्पस और अच्छाई के रास्ते पर लेके जाता था। अच्छा मित्रों, एक बात ध्यान से सुन लो, जो भी टेक्स्ट कलर में आएगा उसका मतलब ये है कि इस जगह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान देना। अच्छा, तुम्हें पता है जब नॉवल की शुरुआत हुई थी तभी से लोग इसे इतना पसंद करने लगे, इसका क्रेज इतना बढ़ गया कि आज नॉवेल दुनिया का सबसे पॉपुलर यानी डोमिनेंट लिटरेरी जेनर बन चुका है। आज सब लोग ज़्यादातर नॉवल पढ़ते हैं। अब भाई नॉवल नॉवल हम कब से कर रहे हैं, पर नॉवल होता क्या है? नॉवल एक लंबी कहानी है, एक फिक्शन यानी ऐसी कहानी जो रियल नहीं है, जिसे हम प्रोस फॉर्म में लिख सकते हैं यानी पैराग्राफ में लिख सकते हैं। तो एक बार इसका डेफिनेशन देख लो। अ नॉवल इज अ रिलेटिवली लॉन्ग नरेटिव फिक्शन which describes intimate human experiences normally in prose form। टेंशन मत लो, रटनी नहीं है लाइन, बस कुछ वर्ड समझ लो जो कलर में दिए हैं। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन, भाई ये नॉवल वर्ड आया कहाँ से? सोचने वाली बात है ना। ये वर्ड आया इटालियन शब्द नोवेला से, जिसका मतलब है न्यू यानी कुछ नया। कहाँ से आया ये वर्ड? इटालियन शब्द नोवेला से, जिसका मतलब है न्यू। आगे चलकर पूछने वाला हूँ, देखता हूँ फिर कितना याद रहता है। वैसे तुमने मूवी तो देखी है ना, ऐसा लगता है हम उसमें खो जाते हैं। उसकी स्टोरी, टाइम, प्लेस सब कितना अच्छे से दिखाया जाता है। हीरोइन ने कैसे कपड़े पहने हैं, हीरो के मन में क्या चल रहा है, सब कितना मस्त होता है ना। वैसे ही नॉवल उस समय की स्टोरी, टाइम, प्लेस हर छोटी से छोटी चीज़ को दिखाता था। जब हम इसे पढ़ते हैं तो बस ऐसा लगता है जैसे हम उस समय में जी रहे हैं। ये ड्रामा और पोइट्री जैसा बोरिंग नहीं, बल्कि एक मूवी जैसा इंटरेस्टिंग होता था। यार, तुमने सुना होगा कि एक अच्छी चीज़ बनने में वक्त लगता है, और अगर हम नॉवल की बात करें तो इसका सफ़र 100-200 साल का नहीं बल्कि 2000 साल पुराना है। हाँ, जैसे अगर तुमने पोकेमोन देखी हो तो पिकाचू के 3 रूप थे, पीचू, पिकाचू, फिर फाइनल राइचू।
जैसे इनका एवोल्यूशन हुआ उसी तरह नॉवल भी इवॉल्व होकर आया। मतलब क्या इसके पहले भी कुछ था? हाँ बिल्कुल, नॉवल का अर्ली प्रिकर्सर यानी नॉवल के पहले था ग्रीक रोमांस। ओहो, रोमांस, हाँ हाँ वही वाला क्या? भग पागल लोग। तो ग्रीक रोमांस एक कहानी थी जो सेकंड से 6th सेंचुरी में लिखी गई थी। याद रखना, ज़्यादा रोमांस के चक्कर में ये भूल मत जाना, आगे पूछने वाला हूँ। तो ग्रीक रोमांस एक कहानियों का कलेक्शन था। ऐसी कहानियाँ जो आइडल लव यानी प्यार और खतरनाक एडवेंचर पर लिखी होती थी। ओहो, प्यार भरी कहानियाँ। चलो चलो आगे चलो। और यही प्यार भरी कहानियाँ अगले 1000 सालों तक चलती रहीं। अब सोचो, आज के ज़माने का नॉवल किससे इंस्पायर होकर बना होगा? हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम समझ गए, यही ग्रीक रोमांस से। सही पकड़े हैं। अच्छा चलो मजाक बहुत हुआ, अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। तो तुम्हें 3 ग्रीक रोमांस और उनके राइटर के नाम दिए हैं, जिसमें से कोई एक एग्जाम में पक्का आएगा। तो कान और नाक ध्यान से खोल दो। तो पहला है वर्जिल नाम की राइटर जिन्होंने इक्लॉग नाम की बुक लिखी थी। दूसरा, मेलोरी नाम की राइटर जिन्होंने मोर्ते दी आर्थर नाम की बुक लिखी थी। अरे भाई कैसा नाम है ये, अब मार्क्स चाहिए तो नाम देखोगे कि इसे रटोगे। अब तीसरा है जेफरी सॉसर जिन्होंने द कैनिबरी टेल्स को लिखा था। भाई ये बंदा एकदम नेटफ्लिक्स की सीरीज की तरह कहानियां लिखता था। अब इन तीनों को याद कैसे करोगे? तो चलो 5-5 बार तीनों के नाम लो। जैसे वर्जिल इक्लॉग, वर्जिल इक्लॉग, वर्जिल इक्लॉग। ऐसे ही मेलोरिका मार्ते दी ऑथर, मेलोरिका मार्ते दी ऑथर, मेलोरिका मार्ते दी ऑथर। और जेफरी सॉसर कैनबरी टेल, जेफरी सॉसर कैनबरी टेल। ऐसा 5-5 बार तीनों रिपीट करो वीडियो पॉज करके। शायद कर लिए होगे, और अगर नहीं किए तो बाजू में दीवार होगा उसमें सर मार लो। तो चलो अब हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां तुम्हारा टेस्ट होगा। पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ महाराष्ट्र बोर्ड के क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं जितना भी टॉपिक अभी तक मैंने कराया है उसका, और इससे पता चलेगा कि तुम्हारा ध्यान कितना था वीडियो में। तो शुरू करते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन से, और मैं सिर्फ तुम्हें 5 सेकंड दूंगा आंसर करने के लिए, चाहो तो वीडियो पॉज कर सकते हो। फर्स्ट, तो इसका आंसर है डी, नॉवल एंड पीरियोडिकल एसे। तुमने करेक्ट ही दिया होगा शायद। अब चलते हैं दूसरे पे। तो इसका भी आंसर डी, ऑल ऑफ दीस है। तुमने यही दिया रहेगा शायद। अब थर्ड देखो। तो इसका आंसर है लॉन्ग, एक लॉन्ग नरेटिव है नॉवल। तुमने यही दिया रहेगा ना, गुड गुड। अब अगला देखो। इसका आंसर है नोवेला। अब ये वही क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें अभी कराया था, जेफरी सॉसर रोड डैश। तो इसका आंसर है द कैनबरी टेल्स। आई होप तुमने कम से कम मिस्टेक किए हो एमसीक्यू में। अब चलते हैं ट्रू फॉल्स में। तो पहला देखो सामने आ रहा है। तो फर्स्ट का आंसर ट्रू है, नॉवल एक डोमिनेंट लिटरेरी जनर था। अब नेक्स्ट देखो। इसका आंसर है फॉल्स। अब एक लास्ट है मैच द फॉलोइंग, और इसका आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये जो तुम्हारे सामने आ रहा है उसमें से सिर्फ तुम फर्स्ट और थर्ड करो,
क्योंकि बाकी अभी तक मैंने करवाया नहीं है। आंसर कमेंट कर दो। चलते हैं आगे। दोस्तों, अब ज़रा सोचिए दुनिया का पहला नॉवेल कौन सा था? तो वर्ल्ड फर्स्ट नॉवेल का क्रेडिट जाता है एक लेडी, एक जापानीज औरत जिनका नाम ही कार्टून जैसा है, मुरासाकी शिकिबू, जिन्होंने टेल ऑफ जेंजी नाम की बुक लिखी थी। याद रखना, हर साल इससे क्वेश्चन आता ही आता है। वर्ल्ड फर्स्ट नॉवल टेल ऑफ जेंजी किसने लिखी है? मुरासाकी शिकिबू ने। अच्छा, ये तो हो गया दुनिया का फर्स्ट नॉवल, पर यूरोप का फर्स्ट नॉवल कौन सा था? तो वो था एक डॉन। अरे भाई, नॉवल की बात कर रहा हूँ। डॉन क्विट्सी, जो मैग्यूल डी सर्वांटिस नाम के राइटर ने लिखी थी। और भाई ये बुक इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि इसे 2 पार्ट्स में पब्लिश करना पड़ा और 10 साल लग गए। पहला था 1605 में और दूसरा 1615 में। यार, अब मेरा मन कर रहा है तुम्हें एक कहानी सुना दूँ। चलो सुनाता हूँ। तो ये कहानी है 18 सेंचुरी की। इस टाइम पर नॉवल तो था ही, पर एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा फेमस होने लगी वो थी न्यूज़पेपर और मैगज़ीन, जिससे लार्ज नंबर ऑफ मिडिल क्लास के लोग पढ़ते थे। क्योंकि इन मिडिल क्लास के लोगों को लिटिल यानी बहुत कम इंटरेस्ट था भाई रोमांटिक ट्रेजेडी वाली चीज़ों में, जो ज़्यादातर अपर क्लास वाले पढ़ते हैं, क्योंकि ये लोग उनसे रिलेट ही नहीं कर पाते थे। भाई अब राजा महाराजाओं की कहानी है, हम मिडिल क्लास वाले कहाँ रिलेट करेंगे? हमें तो कुछ ऐसा चाहिए जो रियल चीज़ पर बेस्ड हो, ऐसी कहानियाँ जिसमें गरीब हीरो हीरोइन दिखाया जाए। और यही सब चीज़ के चलते 18 सेंचुरी से नॉवल की दुनिया चेंज होने लगी। अब जितने भी नए लिटरेचर पब्लिश होते थे वो स्पिरिट ऑफ रियलिज्म के ऊपर यानी रियल चीज़ों के ऊपर बेस्ड आने लगे। और सबसे बड़ी बात, डिनाइल ऑफ रोमांटिक फीचर्स लाइक इंथुजियाज्म, पैशन, इमेजिनेशन, यानी कि अब रोमांटिक चीज़ें भाई पब्लिश होना ही कम हो गई। अब ऐसा क्यों होगा? अरे भाई क्यों नहीं होगा पूछो। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो मिडिल क्लास के लोगों की है और हर नॉवेलिस्ट चाहेगा कि उसकी बुक सबसे ज़्यादा बिके, तो इसलिए उन्होंने मिडिल क्लास के हिसाब से बुक पब्लिश करना चालू की ताकि ज़्यादा लोग पढ़े और ज़्यादा कमाई हो। पर ये सब चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भाई इन सब चीज़ की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी 1740 में, क्योंकि इस टाइम पर ट्रेड, कॉमर्स और सबसे बड़ी चीज़ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था, यानी मशीन्स आ गई। अब जो काम पहले हाथों से होता था अब मशीन से होगा। मशीन के आने से मिडिल क्लास वालों की तो बल्ले बल्ले हो गई। उनके पास टाइम पास करने के लिए टाइम आ गया। अब वो मशीन चालू करके आराम से कुछ भी कर सकते, कुछ भी पढ़ सकते। और यही मौका देखकर नॉवेलिस्ट ने भी चौका मार लिया। उन्होंने रियल लाइफ पर बेस्ड कहानियाँ जिससे मिडिल क्लास रिलेट कर पाए लिखना चालू की। गरीब हीरो को दिखाया कैसे वो अपनी ज़िंदगी की मुश्किल का सामना करता है, और ऐसी कहानियों के चलते मिडिल क्लास वालों ने इसे रिस्पेक्टेड रीडिंग मटेरियल की तरह पढ़ा। और भाई उन्हें इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि धीरे धीरे ये नॉवल मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों की आवाज़ बन गई। अब ड्रामा और पोइट्री जैसी चीज़ें स्टार्टेड फेडिंग अवे, यानी ये सब चीज़ें सबने पढ़ना ही छोड़ दिया। अब भाई क्यों पढ़ेंगे जब नॉवल इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, साथ ही साथ कुछ नई चीज़ें भी हैं नॉवल में। भाई अभी तक तो सिर्फ रियल लाइफ पर बेस्ड कहानियाँ लिखी जाती थी, पर धीरे धीरे नॉवल और ज़्यादा फेमस हो गया लोगों के बीच, और सब ने सोशल पॉलिटिक्स वाली चीज़ें, कल्चर की चीज़ें, साइंटिफिक चीज़ें, हर चीज़ें नॉवल में भरना चालू की। यानी अब नॉवल भी अलग अलग टाइप की आने लगी थी और अब सब लोग भर भर के नॉवल पढ़ते थे। तो चलो, बहुत कहानी सुन ली तुमने, अब टाइम आ गया है टेस्ट का, सो रेडी हो जाओ। उससे पहले जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ इस कहानी में थी
तुम्हारे सामने आ रही हैं। वीडियो पॉज करके एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि आगे इसी का टेस्ट होगा। जल्दी जल्दी पॉज करो। शायद रिवाइज कर लिए होगे। तो चलो, अब तुम्हारा टाइम चालू होता है और हर एक क्वेश्चन के लिए तुम्हें 5 सेकंड मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एमसीक्यू के साथ। तो पहला देखो, इसका आंसर है मिडिल क्लास। अब चलते हैं दूसरे पे। इसका भी आंसर है मिडिल क्लास। अब आगे देखो, तो इसका आंसर है 1010। टेल ऑफ जेंजी 1010 में लिखी गई थी। आगे देखो, इसका आंसर है ड्रामा एंड पोइट्री। नॉवल के आने से ड्रामा और पोइट्री स्टार्टेड फेडिंग अवे। अब चलते हैं ट्रू फॉल्स में। फर्स्ट देखो, इसका आंसर है ट्रू। अब सेकंड देखो, इसका आंसर है ट्रू। अब थर्ड देखो, इसका भी आंसर है ट्रू। अब चलते हैं मैच द फॉलोइंग पे। अब इसमें तुम चारों भी करो, क्योंकि सारा टॉपिक हमारा हो चुका है। इसका आंसर तुम्हें सामने शो हो रहा होगा। आई होप कम से कम गलती की हो तुम लोग ने। अब चलते हैं आगे। तो यार, तुमने तो सुना ही होगा, इस साल की सबसे हिट फिल्म कौन सी रही? कौन सी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस तोड़ कर रख दिया? तो वैसे ही नॉवल भी हुआ करता था। इस साल की सबसे सुपरहिट नॉवल कौन सी रही? तो चलो देखते हैं। मेजर नॉवेलिस्ट ऑफ 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी के टॉप कौन सी बुक थी, कौन सी नॉवल थी? पहला है पिलग्रिम प्रोग्रेस नाम की नॉवल, जिसे जॉन बुनियान ने लिखा था 1678 में। समझे? जॉन बुनियान ने पिलग्रिम प्रोग्रेस लिखी थी। फिर आती हैं हमारी बहन, तुम्हारी बहन, हम सब की बहन, आपरा बहन, जिन्होंने ओरुनोकी नाम की नॉवल लिखी थी 1688 में। आगे चलकर अपने जॉनी भैया यानी जोनाथन स्विफ्ट भाई ने गुलिवर ट्रैवल्स नाम की बुक लिखी थी, और भाई इसके ऊपर तो मूवी भी बन चुकी है। अब यार, इम्पोर्टेंट तो यही 3 हैं, पर तुम्हें और भी 2 चीज़ें दी हैं। क्या भरोसा महाराष्ट्र बोर्ड वाले डाल दे एग्ज़ाम में, तो उसे भी कर लेते हैं। रॉबिन्सन क्रूज़ोई ने डैनियल डेफो नाम की बुक लिखी थी, और पमेला नाम की बुक सैम्यूल रिचर्डसन ने लिखी थी। अब तुम्हारी हालत देख के मुझे बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लोग सोचोगे भाई कैसे याद करेंगे ये नाम। तो मैं किस लिए हूँ, एक मस्त ट्रिक बताता हूँ, एक कहानी। तो ध्यान से सुनो। पिलग्रिम नाम का बंदा बनियान ट्री काट रहा था, तभी बहन ओरुनोको आती है और बोलती है, क्या हम गली में ट्रैवल करने जाएं अपनी नई स्विफ्ट कार से? हो गया, इतना ही है। पिलग्रिम नाम का बंदा बनियान ट्री काट रहा था। पिलग्रिम और बनियान एक हो गया। दूसरा, बहन ओरुनोको सेकंड हो गया। तीसरा, गली में ट्रैवल यानी गुलिवर ट्रैवल किसने लिखा था? जोनाथन स्विफ्ट ने, यानी स्विफ्ट भैया। हो गया, इजी। ठीक है, तुम एक बार पॉज करके रीड करो। पिलग्रिम नाम का बंदा बनियान ट्री काट रहा था, तभी बहन ओरुनोको आती है और बोलती है, हम गली में ट्रैवल करने चले अपनी स्विफ्ट कार से। अब देखो, बाय चांस तुम भूल गए स्टोरी की शुरुआत, तो
कुत्ता याद है? कुत्ता क्या होता है पता है ना? तो कुत्ते का पिल्ला होता है, तो पिल्ले से याद रखो पिलग्रिम। अब पिलग्रिम याद रह गया तो पूरी कहानी याद हो जाएगी। अब बाकी जो दो है उसकी भी एक ट्रिक है, तो तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो दोनों में सन सन लिख के आ रहा है। तो ऐसे याद रखो, एक का सन डेफ यानी बहरा है और दूसरा जो सन है उसे मेला घूमने जाना है। बहुत इजी हो गया। अब देखो, जो पहला सन है उसको इंसान याद कर लो, यानी इंसान याद कर लो। एक इंसान बहरा है, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। इंसान बहरा है और एक का सन मेला घूमना चाहता है। अब ज़रा मैच करो। ऑफ कोर्स, किसने बनाया ये ट्रिक? याद करना, पॉज करके तुरंत याद कर लो। अब आगे बढ़ने से पहले मेरी एक दोस्त तुमसे कुछ कहना चाहेगी। बेटा इस पीरियड में बैठ के तुम सबको ये रटना है, तो चलो शुरू हो जाओ मेरे रट्टू तोता। तो तुम समझ ही गए होगे कि अब तुम्हें रट्टू तोता बनना है, पर टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तो देखो, अब हमें आगे दिया है स्टालवर्ट नॉवेलिस्ट, यानी ऐसे लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बस नॉवल लिखने में गुजारी है और कुछ नहीं किया इन्होंने। तो इनके टोटल 7 नाम हमें याद करने हैं। कितने? 7। पर इन्हें याद करना भी चावल खाने जितना आसान है। चलो चावल से ही एक ट्रिक की तुम्हें बता देता हूँ। तो ये सारे नाम तुम्हारे सामने आ रहे हैं। अब ट्रिक सुन लो। अगर हमारे पास चावल नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे और बोलेंगे विल वेल। अब ज़रा ट्रिक सुनो। चावल ना हो तो विल वेल, चावल ना हो तो विल वेल। अब ये विल वेल क्या है? तो चावल नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे और बोलेंगे विल वेल। तो चावल ना हो तो विल वेल। हो गया सब याद? कैसे? अब देखो, चा से चार्ल्स डिकिंसन, वल से वॉल्टर स्कॉट, ना से नथानियल, हो से हॉर्स से, तो से थॉमस, विल से विलियन और वेल से H.G. वेल्स। भाई और क्या चाहिए तुम्हें? तुरंत अभी याद करो। चावल ना हो तो विल वेल। फिंगर्स पर काउंट करो, 7 होने चाहिए। स्टालवर्ट नॉवेलिस्ट 7 है। चावल ना हो तो विल वेल। हो गया तुम्हारा। और क्या चाहिए तुम्हें? जान दे दूं? चुपचाप पॉज करके इसको पढ़ो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है भाई। अब यार आगे चलते चलते ये जो नॉवेल था ना, वो और ज़्यादा मॉडर्न होने लगा, यानी कि मॉडर्न टॉपिक्स पे नॉवल लिखना चालू हो गए, अलग अलग स्टाइल में नॉवल लिखने लगे। तो अब हम देखेंगे मेजर नॉवलिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। अब भाई ये बहुत बड़ा है, 9 है इसमें टोटल। भाई इसको याद करने का तो सबसे इजी ट्रिक है। तुम मुझे थैंक यू बोल के थक जाओगे, इतना इजी ट्रिक है। तो पहले ये सारे 9 नाम तुम्हारे सामने आ रहे हैं, देख लो। अब तुम्हें मैं एक गाना सुनाता हूँ। फॉरेस्ट ग्रीन, बर्गर गोल्ड, जेम्स ऑरेंज जेम्स, कॉर्न लॉ। हो गया। एक बार और रिपीट करूँ। फॉरेस्ट ग्रीन, बर्गर गोल्ड, जेम्स ऑरेंज जेम्स, कॉर्न लॉ। अच्छा एक काम करो, एक बार तुम भी मेरे साथ रिपीट करो। फॉरेस्ट ग्रीन, बर्गर गोल्ड, जेम्स ऑरेंज जेम्स, कॉर्न लॉ। बस हो गया। ये लर्न हो गया हमें 20th सेंचुरी का नॉवल। अब कैसे? भाई मैच करके देखो। अब यार ये सब चीज़ जो हमने ट्रिक लगा के याद की, इन सब में से ऑड वन आउट आ सकता है, इसलिए ट्रिक याद रखना। अच्छा वैसे अब 12th ख़त्म होगी तो तुम जाओगे घूमने ना। अब तुम तो यहीं वहीं घूमने जाओगे, लेकिन पुराने टाइम के नॉवेलिस्ट जो एक देश से दूसरे देश जाते थे नॉवल लिखने, उन्हें इमिग्रेंट नॉवेलिस्ट बोला जाता था। क्या? इमिग्रेंट नॉवेलिस्ट। तो उनके 3 नाम हैं, बस 3 हैं। अब 3 हैं तो इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में। और भाई इसके लिए एकदम इजी ट्रिक भी है। तो तीनों के नाम देख लो। सलमान रुशेदी जो इंडिया से हैं, VS नायपॉल जो त्रिनिदाद से हैं, और कजुओ इशिगुरा जो जापान से हैं।
तो ये 3 इमिग्रेंट नॉवेलिस्ट हैं। अब एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ट्रिक क्या रहेगी? अपने सल्लू भाई है ना, तो सलमान वर्सेस काजू कतली या फिर काजू, सलमान वर्सेस काजू, ये एक ट्रिक हो गई। दूसरा क्या हो सकता है? सलमान नहीं पाया काजू, ये दूसरा ट्रिक है। अब दोनों में से कोई भी एक याद कर लो, या तो सलमान वर्सेस काजू या फिर सलमान नहीं पाया काजू। अब जितने भी ट्रिक हमने सीखी तुम्हारे सामने स्लाइड पे आ रही है। वीडियो पॉज करके सबको रिवाइज कर लो, क्योंकि वापस आ गया है टाइम टेस्ट का, और इस टाइम पे तुम्हारा दिमाग टेस्ट होने वाला है, याद रखना। तो रिवाइज अच्छे से करो पॉज करके। शायद रिवाइज हो चुका है। अब टेस्ट चालू होने जा रहा है और हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। तुम्हें चाहिए तो वीडियो पॉज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं एमसीक्यू के साथ। तो पहला देखो, इसका आंसर है जॉन बुनियान, और ट्रिक याद होनी चाहिए तुम्हें। अब अगला देखो, इसका आंसर है इमिग्रेंट ऑथर्स। ये तीनों भी इमिग्रेंट ऑथर्स थे। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? सलमान वर्सेस काजू। अब देखो मैच द फॉलोइंग। इसका आंसर तुम्हें सामने आ रहा है, अपना आंसर मैच करो इससे। अब यार, तुम्हें लगता है कि आदमी ही सिर्फ नॉवल लिखते थे तो तुम बहुत ज़्यादा गलत हो। ऐसी गलती मत किया करो। वुमन क्यों नहीं लिख सकती? भाई आज वुमन क्या नहीं कर सकती बताओ तो चलो देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमन नॉवेलिस्ट। पहली है एवेलिना नाम की नॉवल, जो मैनर्स के ऊपर लिखी थी, जिसे फ्रांसेस बर्नी ने लिखा था। तो किसने लिखा है एवेलिना? फ्रांसेस बर्नी ने। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दूसरी है गॉथिक नॉवल, यानी ऐसी नॉवल जिसमें भूतिया कहानी होती थी, हॉरर, मिस्ट्री और थ्रिलर से भरी कहानियां, जिसे एन रैडक्लिफ ने लिखा था। तो गॉथिक नॉवल किसने लिखा था? एन रैडक्लिफ ने। अब भाई एक फ्रैंकेस्टाइन नाम की नॉवल थी, और ये वैसी नॉवल थी, अरे वैसी यार, समझो साइंस वाली, कुछ भी मत सोचा करो। और इसे लिखा था मैरी शेली ने। तो फ्रैंकेस्टाइन किसने लिखी? मैरी शेली ने। अब भाई ये तीनों रट लो तुम, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और हाँ, इन तीनों को लैंडमार्क नॉवेलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, एक बार पॉज करके इन तीनों को पढ़ो जल्दी। अब दुनिया में इनके अलावा भी और नॉवेलिस्ट थे, जैसे जेन ऑस्टिन, जो अपनी नॉवल से लोगों के माइंड यानी दिमाग में रूल करती थी। और तुम्हें पता है, 2 बहनों ने मिलकर नॉवल लिखी थी। उन दोनों को ब्रोनेट सिस्टर के नाम से जाना जाता है। एक का नाम एमिली था और दूसरे का नाम चार्लोट था। इन दोनों ने मिलकर द वुथरिंग हाइट्स और जेन आयरी नाम की नॉवल लिखी थी। तो ब्रोनेट सिस्टर ने कौन सी नॉवल लिखी थी? वुथरिंग हाइट्स और जेन आयरी नाम की नॉवल लिखी थी। अब भाई एक औरत जिसका नाम ही खली जितना बड़ा है, मैरी एन इवान एलिस जॉर्ज इलाइट, जिसने साइकोलॉजिकल नॉवल लिखी थी। अब भाई इसके आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका नाम नहीं खत्म होगा। अच्छा, तुम्हें वर्जीनिया वुल्फ याद है? अरे वही यार, जिसने तुम्हारा 5th चैप्टर द न्यू ड्रेस लिखा है। तो वर्जीनिया वुल्फ पॉइनर थी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टाइप के नॉवल की, यानी वर्जीनिया वुल्फ ही पहली इंसान थी जिन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जैसे टॉपिक पर नॉवल लिखी थी। अब इसका मतलब जिसको नहीं पता, तो एक इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है उसके ऊपर जब नॉवल लिखते हैं तो उसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। अब यही तुम्हारे 5th चैप्टर में भी दिया है, तुमने पढ़ा होगा। अब एक लास्ट औरत, अगस्ता क्राइस्ट, जो क्राइम वाली नॉवल लिखती थी,
और इनकी 2 नॉवल हरक्यूलिस पायरॉट और मिस मैपल बहुत ज़्यादा फेमस हुई। अब यार इन सब को डायरेक्ट समझ लो, ट्रिक मत यूज़ करो क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो तुम्हारे सामने जो स्लाइड आ रही है उसमें जो इम्पोर्टेंट है उनने रेड से मार्क किया है और जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है उनको मार्क नहीं किया है। तो सब पढ़ो लेकिन जो रेड में मार्क किया उस पर ज़्यादा ध्यान दो। जल्दी रिवाइज़ करो क्योंकि अभी मैं टेस्ट लूँगा, तो पॉज करके रिवाइज़ कर लो। तो अब शुरू करते हैं तुम्हारा टेस्ट। 5 सेकंड मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 क्वेश्चन ही हैं। तो शुरुआत करते हैं एमसीक्यू के साथ। डैश इज द पॉइंटर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल। इसका आंसर है वर्जीनिया वुल्फ। अब एक ट्रू और फॉल्स देखो। द वुमन नॉवेलिस्ट हैवंट कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन इंग्लिश लिटरेचर। इसका आंसर है फॉल्स। अब एक मैच द फॉलोइंग। इसका आंसर तुम कमेंट कर सकते हो और सामने से मैच कर लो अपना आंसर। आई होप कम से कम मिस्टेक हुई हो। यार पूरी दुनिया नॉवल लिख रही थी तो हमारे इंडियंस कैसे पीछे छूटेंगे। तो इंडिया की पहली इंग्लिश नॉवल थी राजमोहन्स वाइफ, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये नाम तुम्हें याद रहना भी चाहिए क्योंकि इन्होंने ही वंदे मातरम भी लिखा है। तो इंडिया की फर्स्ट इंग्लिश नॉवल कौन सी है? राजमोहन्स वाइफ। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और इनके बाद से इंडिया में नॉवल लिखना चालू हुआ। शुरुआत में लोगों ने मेन फोकस आज़ादी पर रखा, इसलिए नेशनलिस्ट वर्च्यू और सोशल इशू पर नॉवल लिखी जाती, यानी आज़ादी के ऊपर। वैसे उस टाइम पर 3 दोस्तों का ट्रायो यानी ग्रुप बहुत ज़्यादा फेमस था। मुल्कराज आनंद, R.K. नारायण और राजा राव। अब अगर एग्जाम में ट्रायो के ऊपर क्वेश्चन आया तो बस अनार फ्रूट याद है? ANR, अनार। इससे याद रखो। कैसे? तो A से आनंद आएगा, N से नारायण और R से राव। देखा कितना इजी हो गया। अब MCQ गलत नहीं होगा। ट्रायो यानी अनार, ANR। अब धीरे धीरे कुछ लोग आए जिन्होंने आज़ादी से हटकर अलग टॉपिक्स पर नॉवल लिखना चालू किया। तो वो 4 लोग थे, अरुण जोशी, मोहन मलगांवकर, अनीता देसाई और नयनतारा सहगल। इन्हें याद कैसे रखोगे? तो अमन याद कर लो, AMAN, अमन नाम याद कर लो। A से अरुण जोशी, M से मोहन मलगांवकर, A से अनीता और N से नयनतारा। अब तो मानो ये गाड़ी रुक ही नहीं रही थी। फिर कुछ नॉवलिस्ट ने नॉवल को मॉडिफाई किया और कुछ नए फीचर्स डाले नॉवल में। तो वो कौन थे? अमिताभ घोष, विक्रम सेठ और अभिमन्यु चैटर्जी। इनको याद रखना बहुत सिंपल है, बस याद रखो घूसे चाटे। घूसे चाटे, घू से आ जाएगा घोष, से आ जाएगा सेठ और चाटे से आ जाएगा चैटर्जी। देखा कितना सिंपल हो गया। अपने फ्रेंड को बोलो घूसे चाटे दूं। चलो अब चुपचाप पॉज करके पहले इनको रीड करो। वैसे एक बात बताऊं तुम लोग को, इसमें से ना सिर्फ ऑड वन आउट आएगा। वो भी कैसा पता है? 3 इंडियंस के नाम देंगे और एक कोई बाहर का नाम देंगे और तुम्हें बस पहचानना है कौन इंडियन नहीं है। वो तो तुम बिना पढ़े भी समझ जाओगे, लेकिन हमें डीप में पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। चलो अब कुछ नॉवलिस्ट थे जिन्होंने डैज़लिंग परफॉर्मेंस दी, यानी इनकी नॉवल बॉक्स ऑफिस फोड़ कर रख दी। तो वो कौन थे? सलमान रुशेदी, अरविंद अदायगा, अरुंधति रॉय, किरण देसाई और किरण नागरकर। इन्हें बस समझ लो क्योंकि आने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे। बस 4 नाम देंगे इंडियन, उसमें से कौन सा इंडियन नहीं है वो हमें बताना है।
अब आ गई है वो घड़ी जिसका तुम्हें इंतज़ार था, यानी टेस्ट। तो 5 सेकंड मिलेंगे और सिर्फ 2-3 ही क्वेश्चन हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एमसीक्यू के साथ। इंडियन राइटर इन इंग्लिश नॉवल इनिशियली रोट अबाउट द थीम ऑफ। तो शुरुआत में इंडियन राइटर्स किस बारे में नॉवल लिखते थे? तो इसका आंसर है नेशनलिस्ट एंड सोशल वर्च्यू, यानी आज़ादी के ऊपर। अब अगला देखो। द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवल राजमोहन्स वाइफ वॉज रिटन बाय। तो तुम्हें याद ही होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब सामने तुम्हें एक ऑड वन आउट का क्वेश्चन आएगा, इसमें से चूज करो क्या सही नहीं है। अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, हेनरी फील्डिंग, अमिता देसाई। इसका आंसर है हेनरी फील्डिंग। मैंने अभी कुछ टाइम पहले इसके बारे में तुमसे बात की थी। अब चलते हैं आगे। अब जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में देखा, नॉवेल इटालियन वर्ड नोवेला से आया। अच्छा, तो नोवेला वर्ड कहाँ से आया होगा? सोचने वाली बात है ना। तो ये भी इटालियन था, यानी इटालियन वर्ड नोवेल ले से आया। देखो, कंफ्यूज मत होना, नॉवेल आया नोवेला से और नोवेला आया नोवेल ले से, समझे? अब ये नोवेला को ना तुम नॉवल की छोटी बहन बोल सकते हो, क्योंकि ये नॉवल से छोटा होता है और कोई शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है। इसमें सिर्फ 2-3 कैरेक्टर होते हैं, एक ही इंसिडेंट के बारे में बात होती है और एकदम सिंपल और फोकस्ड कहानी होती है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही आएगा, लिख कर ले लो। वो है फेमस नॉवेलास और उनके राइटर के नेम। अभी तक जो भी मैंने कराया उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, हर साल क्वेश्चन आता है और सिर्फ 6 ही है जो तुम्हें याद करने हैं। तो पहला देखते हैं, द हार्ट ऑफ डार्कनेस। ये कहानी अफ्रीका के दिल की है, जिसे जोसेफ कॉर्नाड ने लिखा है। सेकंड, द टर्न ऑफ स्क्रू। ये एक डरावनी और सस्पेंस से भरी हुई नॉवेला थी, जिसे हेनरी जेम्स ने लिखा था। थर्ड, बिली बर्ड। इसमें बिल्ली नाम के बंदे की कहानी है जो तुम्हें रुला देगी। इसे हरमैन मेल्वी ने लिखा था। फोर्थ, डेथ इन वेनिस। ये नोवेला एक इंसान के डेथ के ऊपर थी, जिसे थॉमस मैन ने लिखा था। फिफ्थ, सीज द डे। इसमें इंसान की जिंदगी के बारे में बताया है, जिसे सॉल बेलो ने लिखा था। और लास्ट है पर्ल। ये कहानी एक लालची इंसान की है, जिसे जॉन स्टेनबेक ने लिखा था। अब पॉज करके ये सारे नाम 5 बार पढ़ो, क्योंकि अभी इसका टेस्ट होगा और एग्जाम के लिए भी पढ़ ही रहे हो ना, तो जल्दी पॉज करो। शायद पढ़ लिए होगे। अब तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला एमसीक्यू देखो, जोसेफ कॉर्नाड रोट नॉवेल नेम एज। तो इसका आंसर है द हार्ट ऑफ डार्कनेस। अब एक ट्रू और फॉल्स करते हैं। नोवेला इज ग्रेटर इन लेंथ देन नॉवेल। तो इसका आंसर है फॉल्स। अब एक लास्ट मैच द फॉलोइंग तुम्हारे सामने आ रहा है। वीडियो पॉज करो और इसका आंसर दो। तो इसका आंसर तुम्हारे सामने आ रहा होगा। तो कितना करेक्ट हुआ कमेंट में बताओ। और अब तुम्हें खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि सारा रटने का काम खत्म हो गया है। अब बस छोटी छोटी चीजें समझनी है,
फिर नॉवल भी खत्म। कोई भी अच्छी नॉवल या नॉवेला 6 एसेंशियल एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, और अगर तुम ये समझ लो तो तुम भी नॉवल लिख सकते हो। तो चलो इसे देखते हैं। 6 एलिमेंट्स ऑफ नॉवल या नॉवेला: थीम, प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट और लैंग्वेज। एक एक करके समझते हैं। पहला है थीम। ये एक नॉवल का सेंट्रल आइडिया होता है जिसे नटशेल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब कहानी किस टॉपिक पर है, प्यार, सक्सेस, धोखा, किस टॉपिक पर नॉवल है उसे हम थीम बोलेंगे। बस इतना याद रखो, सेंट्रल आइडिया यानी थीम। अब दूसरा है प्लॉट। प्लॉट मतलब वही छोटी छोटी चीज जिससे मिलकर थीम बना है, यानी जो ट्विस्ट टर्न मूवी के बीच में आते हैं। कभी प्यार दिखाया तो कभी लड़ाई। ये जो सीन बार बार शिफ्ट होता है उसे ही प्लॉट बोलेंगे। और ये प्लॉट 2 टाइप का होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल यानी स्टोरी आराम से समझ आ जाए, जैसे 3 इडियट्स। और कॉम्प्लेक्स यानी बहुत घुमा फिरा के कहानी बताई हो, जैसे ओपनहाइमर। तुमने देखी हो तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्लॉट है इसमें। अब तीसरा है कैरेक्टर, जो तुम अच्छे से जानते हो। हीरो, विलन, पीपल, एनिमल, कार्टून, काम वाली, बाहर वाली, सब तो कैरेक्टर में ही आ गए। अब कोई भी कहानी में 2 टाइप के कैरेक्टर होते हैं। एक मेन कैरेक्टर जो हीरो या विलन है, और दूसरा माइनर कैरेक्टर यानी साइड रोल वाले, जैसे मम्मी, पापा, कुत्ता, बिल्ली, काम वाली, बाहर वाली, बगल वाली, एक्सेट्रा। अब जो हीरो होता है उसे प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं, याद रखना। और जो विलन होता है उसे एंटागनिस्ट बोलते हैं। हीरो प्रोटैगनिस्ट, विलन एंटागनिस्ट। अब चौथा है सेटिंग। इसका मतलब बहुत सिंपल है, कहानी का बैकग्राउंड, यानी ये कहानी कौन से प्लेस, कौन से पीरियड, किस टाइम में हो रही है, वहाँ का क्लाइमेट और वेदर कैसा है, लाइफस्टाइल कैसी है वहाँ की। सिंपल इतना समझो, जिस जगह पे पूरी कहानी हो रही है उसे सेटिंग बोलेंगे। और ये पूरे सेटिंग के ऊपर ही प्लॉट और कैरेक्टर डिपेंड होते हैं, यानी सिंपल सेटिंग मतलब बैकग्राउंड। अब 5वां है कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट बहुत इजी है, 2 लोगों के बीच में लड़ाई, मारपीट दिखाना, उसे ही कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, जिससे मूवी या फिर नॉवल बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है। अब लास्ट है लैंग्वेज या स्टाइल, यानी किस भाषा का यूज करके कहानी को लिखा है। क्या सिंपल लैंग्वेज यूज की है कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड यूज किया है। इसका सिंपल मतलब होता है कि कहानी किस तरह बताई है, सिंपल इजी वे में बताई है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हार्ड तरीके से बताई है। समझे? अब जल्दी से इन सबको रिवाइज कर लो, क्योंकि अब छोटा सा टेस्ट लेंगे हम। चलो पॉज करके रिवाइज करो। तो शुरुआत करते हैं ट्रू और फॉल्स के साथ। पहला देखो, सेटिंग डजंट अफेक्ट प्लॉट और कैरेक्टर। इसका आंसर है फॉल्स। बाय सेटिंग यानी बैकग्राउंड पर ही तो सब डिपेंड होता है। अब अगला देखो, द स्ट्रगल इन अपोजिट फोर्स इन स्टोरी इज कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट। इसका आंसर है ट्रू। अब देखते हैं कुछ मैच द फॉलोइंग। तो पहला देखो, इसका आंसर तुम्हारे सामने आ रहा होगा, अपने आंसर से इसे मैच करो। अब एक और देख लो मैच द फॉलोइंग। इसका भी आंसर तुम्हारे सामने आ रहा है। अब हम आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं,
टाइप्स ऑफ नॉवल। तो टोटल 11 टाइप्स के नॉवल होते हैं। और अगर मैं बोलूं ये सब तुम्हें पहले से ही आता है, हाँ भाई टेंशन मत लो, ये सब तुम्हें आता है, बस इनके नाम नहीं पता। तो शुरुआत करते हैं पहले नॉवल के साथ, रियलिस्टिक नॉवल। नाम से ही लग रहा है ऐसी नॉवल जिसमें रियल कहानी बताई हो, उसे हम रियलिस्टिक नॉवल बोलेंगे। और इसे नॉवल ऑफ मैनर्स भी बोलते हैं, याद रखना। कितना इजी था ना। दूसरा है पिकारेस नॉवल। अब पिकारेस एक स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया, जिसका मतलब है रूह यानी विलन। इसमें मेन कैरेक्टर एक विलन होता है, जैसे एक पायरेट समझ लो, अपना एडवेंचर दिखाता है और वो इंसान हर बार बस अपने मन की करता है, और इसी को बोलते हैं पिकारेस नॉवल। अब तीसरा है हिस्टोरिकल नॉवल। नाम से ही समझ रहा है ऐसी नॉवल जिसमें पुराने पीरियड यानी पुराने टाइम की कहानियां बताई हो, मतलब हिस्ट्री के बारे में बताया हो। कितना इजी है यार, नाम से ही समझ रहे हैं हमें तो। अब चौथा है एपिस्टोलरी नॉवल। अब एपिस्टोलरी एक लैटिन वर्ड एपिस्टोला से आया, जिसका मतलब होता है लेटर। यानी एक नॉवल जो लेटर के फॉर्म में लिखी हो उसे हम एपिस्टोलरी नॉवल बोलेंगे। भाई इतना याद रखो, एपिस्टोलरी मतलब लेटर, तो कुछ भी आए तो लेटर वाला नॉवल एपिस्टोलरी। बहुत इजी। अब पांचवा है गॉथिक नॉवल। नाम से ही समझ रहा है घोस्ट, यानी ऐसी नॉवल जिसमें डरावनी कहानियां, हॉरर, मिस्ट्री, टेरर, सुपरनैचुरल डेथ जैसी कहानियां लिखी हो, मतलब भूत प्रेत वाली कहानियां गॉथिक नॉवल होती हैं। अब सिक्स्थ है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। अब इसे तो नाम से ही समझ लो, ऑटो मतलब खुद की और बायोग्राफी मतलब कहानी। यानी जब राइटर अपनी खुद की कहानी, अपनी खुद की लाइफ के बारे में बताए तो उसे ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल बोलेंगे। समझी कितना इजी है। अब देखते हैं सेवेंथ, एलेगोरिकल नॉवल। अब ये ऐसी नॉवल थी दैट बियर्स मोर देन वन लेवल ऑफ मीनिंग, यानी राइटर इनडायरेक्ट वे में कहानी बताते थे। जैसे अगर मुझे गवर्नमेंट के बारे में कुछ बुरा बोलना है तो मैं डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता, तो किसी और का नाम लेकर मैं नॉवल लिख दूंगा। अब लोग समझ भी जाएंगे कि किसके बारे में मैं बोल रहा हूं, यानी इनडायरेक्ट वे में कहानी लिखना। सिंपल इतना याद रखो, ऐसी नॉवल जो एक से ज्यादा मीनिंग बताए उसे हम एलेगोरिकल नॉवल बोलेंगे। ठीक है। अब एट्थ है यूटोपियन या डिस्टोपियन नॉवल। बस इसमें तुम एक वर्ड याद रखो, इमेजिनरी। यानी ऐसी नॉवल जिसमें मन घड़त कहानियां, ख्याली पुलाव पकाया हो, जिसमें मैजिक दिखाया जाए, परी दिखाया जाए, उड़ने वाला झाड़ू दिखाया जाए, यानी एक इमेजिनरी दुनिया दिखाई जाए, उसे हम बोलेंगे यूटोपियन या डिस्टोपियन नॉवल। समझे? इनका मतलब सिर्फ एक है, इमेजिनरी, याद रखना। अब अगला है साइकोलॉजिकल नॉवल, यानी ऐसी नॉवल जो प्रोटैगनिस्ट के इंटरनल लाइफ, यानी उसकी जिंदगी में क्या अच्छा बुरा चल रहा है उसके बारे में बताए। बस इतना याद रखो, प्रोटैगनिस्ट के इंटरनल लाइफ के बारे में जो बताए उसे हम साइकोलॉजिकल नॉवल बोलेंगे। नाउ 10th है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। भाई ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। एक इंसान के मन में क्या चल रहा है, यानी फ्लो ऑफ थॉट्स, इसे ही हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोलेंगे। यानी इंसान के मन के बारे में अगर हम नॉवल लिखे तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब एक लास्ट बचा है, बिल्डिंग सॉरमैन। तो बिल्डिंग सॉरमैन नॉवल एक बिल्डिंग जैसा होता है,
जैसे बिल्डिंग छोटे से बनते बनते एकदम ऊंची बन जाती है, उसी तरह बिल्डिंग सॉरमैन भी ऐसी नॉवल थी जो एक इंसान की पूरी लाइफ को दिखाती है, कैसे वो छोटे बच्चे से धीरे धीरे बड़ा हुआ और आगे जाकर सक्सेसफुल हुआ। सिंपल एक वर्ड याद रखो, ग्रोथ। ग्रोथ मतलब होता है बिल्डिंग सॉरमैन, बचपन से लेके बड़े होने तक का सफर। समझे? अब ये सारे 11 नॉवेल्स को शॉर्ट में रीड करो। सामने नोट्स आ रहे हैं क्योंकि अब तुम्हारा टेस्ट होगा, तो जल्दी पॉज करके रीड करो। तो चलो शुरू करते हैं टेस्ट। तो शुरू करते हैं एमसीक्यू के साथ। तो पहला देखो, इसका आंसर है एलेगोरिकल। ऐसी नॉवल जो एक से ज्यादा मीनिंग बताए उसे एलेगोरिकल बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखो, सिंपल है, ग्रोथ वर्ड लिखा है यानी बिल्डिंग सॉरमैन, बस और कुछ नहीं जानना हमें। अब थर्ड देखो, ऑथर की लाइफ पे बेस्ड नॉवल जिसे हम ऑटोबायोग्राफिकल बोलते हैं। अब फोर्थ देखो, यहां वर्ड आ रहा है इमेजिनरी। इमेजिनरी से हमें क्या समझना है? यूटोपियन। समझे? अब करते हैं ऑड वन आउट। तो पहला देखो, प्लॉट, नोवेला, सेटिंग और थीम। तो इसका आंसर है नोवेला। अब सेकंड देखो, प्लेस, टाइम, क्लाइमेट और एपिस्टोलरी। इसका आंसर है एपिस्टोलरी। अब थर्ड देखो, हॉरर, मिस्ट्री, पिकारिस और थ्रिलर। तो इसका आंसर है पिकारिस। अब कुछ मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। तो इसका आंसर तुम्हारे सामने आ रहा है। अब एक और कर लेते हैं। इसका भी आंसर तुम्हारे सामने आ रहा है। अब यार एक छोटी सी कहानी दी है लास्ट में, वो सुन लो फिर जाओ आराम करो। तो ये कहानी है 20th सेंचुरी की। इस टाइम पर पल्प मैगजीन बहुत पॉपुलर हुआ क्योंकि बहुत सस्ते में मिलता था और इसमें डिटेक्टिव और साइंस फिक्शन वाली कहानी होती। साइंस से याद आया, फ्रैंकेस्टीन वो पहली साइंस नॉवल थी जो लिखी गई थी और इसे मैरी शेली ने लिखा था। और इसी के साथ हमारी नॉवल होती है समाप्त। अब कमेंट सेक्शन में एक टेस्ट का लिंक मिलेगा। वैसे सारे क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन एक साथ तुम्हें उस लिंक में मिलेंगे। जाओ जाके टेस्ट दो और देखो कितना याद रहता है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़। बहुत मेहनत लगी है ये बनाने में।